सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 10 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान के बीच में की एग्रीमेंट्स हुआ है ट्रेड और क्रिटिकल मिनरल से संबंधित। आइए समझते हैं कि जापान को क्या कुछ गिफ्ट मिला है अमेरिका के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो अब जापान ने आपको ये वादा किया है कि वो अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अब इसके बदले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान को क्या देगा, तो वो पहले की तुलना में जो टैरिफ था उसको ये 15% पर लाके रख देंगे। यानी कि अब जो भी सामान जापान से अमेरिका में बिकने के लिए जाएगा उस पर केवल 15% टैरिफ लागू होगा। दूसरे डील को समझें उससे पहले समझ लेते हैं कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ एक तरह का ड्यूटी होता है या फिर टैक्स होता है, जो कि सरकारों के द्वारा इम्पोज़ किया जाता है, जो भी सामान बाहर से आता है। यानी अमेरिका एक देश है, जापान दूसरा देश है। जापान का सामान जब अमेरिका में जाएगा, तो अगर वही सामान अमेरिका का भी जो प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी तुलना में जो जापान का सामान है, उसको महँगा करने के लिए सरकारें क्या करेंगी, उस पर टैरिफ लगा देंगी, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके। यानी लोग जो अमेरिका में उत्पादन हो रहा है, जो भी सामान उनको खरीदना है, वो अमेरिका मेड इन अमेरिका परचेज़ करें, ना कि जापान में। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेड गुड्स से क्या लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। तो ये हो गया टैरिफ का मतलब। तो जापान के लिए अब कितना प्रतिशत टैरिफ रहेगा, तो 15% टैरिफ रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। साथ ही साथ जब दूसरा अगर हम इम्पैक्ट यानी दूसरा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान के बीच में जो समझौता किया गया है, वो आपको क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित है। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, फिर समझ लेंगे कि ये समझौता हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस दुनिया में टोटल 17 ही मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 15 लैंथेनाइड हैं और बाकी के 2 नाम हैं स्कैंडियम और वाइट्रियम। जबकि क्रिटिकल मिनरल्स भी एक तरह के एसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं, जिनके एग्ज़ाम्पल्स हैं लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, निकेल्स हो गया। ये सारे के सारे यूज़ कहाँ पर होते हैं, जी जो मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाएँगे, एनर्जी सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स के टूल्स बनाए जाते हैं डिफेंस में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनका इस्तेमाल भी परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में होती है। अंतर बस इतना है कि लिस्टिंग करने का दोनों का तरीका अलग है। ये फिक्स है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट 17 ही होंगे। क्रिटिकल मिनरल हर देशों के द्वारा अलग-अलग होता है। जैसे हम अगर आपको 3 एग्ज़ाम्पल बताते हैं, एक लेते हैं अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने टोटल 50 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बनाकर रखी है। उसी तरह से भारत 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट बनाकर रखा है, साथ ही साथ उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इन्होंने 24 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बनाकर रखा हुआ है। अब आइए समझ लेते हैं कि क्रिटिकल सप्लाई चेन क्या होता है, यानी मिनरल सप्लाई चेन क्या होता है। तो देखिए, जब भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाती है, तो इसको ऑब्टेन करने से लेके यानी माइनिंग से लेके रिसाइक्लिंग तक की प्रक्रिया जो कहलाती है, इसको सप्लाई चेन कहा जाता है, जिसमें माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और उसके बाद उसका रिसाइक्लिंग किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपका क्रिटिकल चेन सप्लाई चेन होता है। तो अब जो दूसरा समझौता है किसके बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में, तो ये दोनों के बीच में दूसरा समझौता यही हुआ है कि अब ये जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है, इसको दोनों देश स्ट्रेंथन करने का काम किया जा सके, ताकि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। तो ये 2 समझौते थे जो आपको अब दिमाग में रखना है। अब आइए कुछ पुराने करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन करने वाले देशों की संख्या कितनी है और मेजर प्रोड्यूसर कौन-कौन से हैं। तो बात करें, चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल प्रोड्यूस करने वाला देश है। लगभग 16 क्रिटिकल मिनरल्स ये अपने यहाँ उत्पादन करता है। यानी भगवान के द्वारा ही दिया गया है, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है। अब आइए रिवाइज़ करते हैं अपने करंट अफेयर्स को, जहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में कि किस कंट्रीज़ ने साइन किया है मेजर क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट। हाल ही में ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। काबिल आपको याद रखना है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इनका काम होता है कि ये दूसरे देश में जहाँ पर भी क्रिटिकल मिनरल्स उपलब्ध है, वहाँ पर उसका खनन का काम करेंगी और भारत में ले आके उसको प्रोसेस करके बनाया जाएगा, जो भी टेक्नोलॉजी में ज़रूरत होगी उसकी। उसी तरह से आपको ये याद रखना है कि हाल ही में निकेल, कॉपर, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट डिस्कवर किया गया है छत्तीसगढ़ में, और अगर स्पेसिफिक आपसे नाम पूछा जाए तो महासमुंद में ये डिस्कवर किया गया है। वहीं अगर बात करें कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम, ताकि बूस्ट किया जा सके क्रिटिकल मिनरल के रिसाइक्लिंग को, तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आपको ट्रम्प साहब दिखाई दे रहे हैं।
इसमें न्यूज़ में क्या कहा गया है समझते हैं। देखिए कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन कर लिया है। अब आइए समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले नाम ये जो अब्राहम आप देख रहे हैं, तो अब्राहम नाम एक कॉमन पैट्रियार्क हैं अब्राहमिक रिलीजन के। अब अब्राहमिक रिलीजन का में 3 रिलीजन्स आते हैं जिन्हें जुडाइज़्म हम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं और साथ ही साथ इस्लाम। ये तीनों को मिलाकर अब्राहमिक रिलीजन बनाया जाता है। तो इसके जो कॉमन पैट्रियार्क होते हैं उन्हीं का नाम अब्राहम होता है। अब इसका मकसद क्या है? तो ये शेयर करते हैं कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को, और इनका फ़ोकस होता है डिप्लोमैटिक रिलेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे कि ट्रेड, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, और साथ ही साथ जो ये इंटरफ़ेथ डायलॉग है, इसको ये प्रमोट करने का काम करते हैं। अब अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से 2020 में इज़राइल और 4 अरब देशों के बीच में करवाया गया था। जिसमें से कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हैं। यानी ये 4 हो गए और 1 इज़राइल हो गया 5। अब जो नया समझौता हुआ है, उसमें अब एक छठा मेंबर जुड़ गया है, जिसका नाम क्या है? कज़ाकिस्तान है। तो अब कुल मिला के ये जो फ्रेमवर्क है, ये 6 कंट्रीज़ का हो गया है। तो यही आपका न्यूज़ है और लिखा हुआ है कि कज़ाकिस्तान अमंग द C5 सेंट्रल एशियन नेशंस टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड। अब आइए सेंट्रल एशियन नेशंस अगर आपको न्यूज़ में है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम आपको मालूम होने चाहिए। टोटल सेंट्रल एशियन के 5 कंट्रीज़ हैं, जिनका नाम है कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। कभी-कभी आपसे सवाल बन जाता है कि स्टैंस किसे कहते हैं? तो इन्हीं 5 जो नेशंस हैं, इनको हम स्टैंस कहते हैं। आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको पाँचों कंट्रीज़ दिख रहे होंगे। ये हो गया आपका कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और आपको तजाकिस्तान। आपको यहाँ पर 3 चीज़ याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कज़ाकिस्तान में कौन-सा लेक है? तो लेक बल्काश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी तरह से आपसे यूराल रिवर पर हमेशा सवाल बनता है, तो यूराल रिवर भी कज़ाकिस्तान और साथ-साथ रशिया दोनों जगह में है। उसी तरह से आपको अरल सी याद रखना है कि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों जगह पर है। कैस्पियन सी का बॉर्डर किससे लगता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान से लगता है। तो ये तो आपको मैपिंग से बनने वाले क्वेश्चन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और क्वेश्चन है जो याद रखना है, जैसे कि कज़ाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना है और यहाँ की करेंसी टेंगे है, और किर्गिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल बिश्केक है और साथ ही साथ करेंसी सोम है। कज़ाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी दुशान्बे है और सोमोनी यहाँ का करेंसी है। उसी तरह से तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद कैपिटल है और मन्नत यहाँ की करेंसी है, और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत है और यहाँ की करेंसी सोम है। आपसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको कि आज मैंने ले लिया है सेंट्रल एशियन से, तो इनको भी रिवाइज़ करते हुए चलिए। आपको पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कंट्री सेंट्रल एरिया के हिसाब से कौन-सा है? तो ये आपका कज़ाकिस्तान है। आप देख सकते हैं दोबारा से मैप में, जिसमें आप देखेंगे कि कज़ाकिस्तान आपको सबसे बड़ा नज़र आता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से आपको याद रखना है कि कौन-सा रिवर सेंट्रल एशियंस से फ्लो होते हुए अराल सी में जाता है, तो इसका नाम है आमू दरिया। उसी तरह से आपको याद रखना है कि सेंट्रल एशियन कंट्री जिसको कि लैंड ऑफ गोल्डन ईगल के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं। और अगर कल्चरल कैपिटल सेंट्रल एशिया का कहा जाए तो ये आपका समरकंद में है। और अगर बात करें कि जो एंशिएंट सिल्क रूट है जो कि कनेक्ट करता है चाइना और यूरोप को, वो किस सेंट्रल एशियन सिटी से गुजरता है? तो ये आपको समरकंद से होता हुआ दिखाई देता है। आइए कुछ पुराने करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही करंट अफेयर था जो सेंट्रल एशिया से बन रहा था। आपको याद रखना है कि सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो सेंट्रल एशिया का कोई देश नहीं था, भारत था, इसलिए आपको इस पर सवाल बन सकता है। साथ ही साथ आप एक और चीज़ रिवाइज़ करते चलिए, आपको ये भी डाउट हो सकता है कि समरकंद 2-2 बार आया हुआ है, तो ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल। तो आप समरकंद की लोकेशन को देखेंगे तो ये आपको उज़्बेकिस्तान में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस कॉन्क्लेव हुआ। उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 क्रांतिकारी नवाचार समर्पित किए हैं। आपको 2 तो वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने हैं और आज एक आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला जो नवाचार समर्पित किया गया है, उसका नाम है क्यूएसआईपी। आपसे डायरेक्टली सवाल बनेगा कि भारत का अपना क्वांटम सिक्योरिटी चिप का नाम बताइए, तो उसका नाम है क्यूएसआईपी। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम बताइए, तो 25 क्यूबिट क्यूपीयू, आपको इसका नाम याद कर लेना है। क्यूबिट मैंने पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, किसी और दिन अगर न्यूज़ आता है तो फिर से उसको हम रिवीजन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो तीसरा है अपना सीएआरटी सेल थेरेपी नेक्स्ट सीएआर-19। अब ये है क्या? ये है भारत का पहला स्वदेशी कैंसर सेल थेरेपी। तो ये मैंने आपको न्यूज़ समझा दिया। आपको क्या-क्या पढ़ना है आज, इसको भी देख लीजिए, ये आपका न्यूज़ आया हुआ है। चलिए, अब जानते हैं सबसे पहले कि सीएआरटी सेल थेरेपी, टी सेल थेरेपी है क्या? लेकिन उससे पहले सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बना होता है, जिसका काम होता है कि बॉडीज़ के टिश्यूज़ को स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसी तरह से अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, तो आपको बता दें कि क्रोमोसोम एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि 22 आपको ऑटोसोम्स होते हैं और एक आपका क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि आप
मेल और फीमेल ये डिसाइड करती हैं, इनके पास एक्स और वाई होता है और इनके पास एक्स और एक्स होता है। इससे ये पता चलता है कि लिंग कौन-सा होगा, यानी मेल और फीमेल क्या होगा। तो जब एक्स के साथ एक्स जाएगा, तो ये बनेगी फीमेल और एक्स के साथ वाई जाएगा, तो ये बनेगा आपका मेल। तो आपको क्रोमोसोम भी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए से पहले आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बता देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपका लार्ज बायोमोलेक्यूल्स होता है, जो कि सभी सेल्स और वायरसेस में पाया जाता है। उसी तरह से ये कंपोज़्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, जो कि एक मोनोमर होता है कुछ कंपोनेंट्स के, जैसे कि 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो यही जो आपका जो मेन क्लासेस है, 2 मेन क्लासेस, ये बँटता है न्यूक्लिक एसिड के 2 भाग में, जिसको कि हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। अब डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं। अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है, जिसमें कि 4 कंपाउंड्स आप देख रहे होंगे, जिसका नाम साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल होता है। उसी तरह से जो आपका डीएनए होता है, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब डाई मतलब 2 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 हेलिक्स शेप में बन रहे हैं, जहाँ पर आपको 4 कंपाउंड देखने मिलेगा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायामीन। आपको याद रखना है, यही न्यूक्लियो बेसेस हैं डीएनए के। आपको सिंपल सा याद रखना है कि ये जो यूरासिल्स है, ये आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है और थायामीन आपको डीएनए में होता है। बस यही 2 कंपाउंड हैं जो अलग-अलग होते हैं, एक आरएनए में और एक डीएनए में। बाकी तीनों कंपाउंड आपके सेम होते हैं। चलिए अब जानते हैं आपको कि आपका जो जीन होता है वो क्या होता है? तो जीन आपका बेसिक और फिजिकल फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटरी का, जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल का काम करता है, और यही जो जीन्स होते हैं ये आपको पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पेरेंट से बाल बच्चों में ये ट्रांसफर होते हैं, और यही डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन का ट्रेट कैसा होगा। ट्रेट का मतलब हो गया बाल, आँख का कलर, ये सारी चीज़ें ट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं। अब आइए समझ लेते हैं टी सेल के बारे में। तो टी सेल क्या होता है? एक तरह का डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट्स का एक प्रकार होता है, जो कि मैच्योर होता है थाइमस में और एक क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एडेप्टिव बनाने के लिए। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो ये सीधा जो इन्फेक्टेड जो आपको कैंसरस सेल होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। एक लाइन में आप समझ लीजिए कि कैंसरस जो सेल होते हैं, उसको ये किल करने का काम करता है। कौन-सा सेल है ये आपका? टी सेल है, जो कि एक तरह का डब्ल्यूबीसी है, यानी कि लिम्फोसाइट सेल है। अब आइए समझते हैं कि जीन एडिटिंग क्या होता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रक्रिया है, आप देख रहे होंगे ये जीन है, अभी मैंने आपको डीएनए और आरएनए पढ़ा दिया, तो आपको डबल हेलिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मान लेते हैं कि किसी पार्ट में खराबी आ गया है, तो इस पार्ट को काट कर हटाकर उसमें हम एडिट करके एक नया पार्ट लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? आपका मॉडिफिकेशन हो गया। और अगर जीन के अंदर हम ऐसा काम करते हैं तो ये कहलाता है जीन मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के पार्ट्स में चेंज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स, जी डीएनए के पार्ट्स में चेंज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है, यानी जीन को चेंज कर देते हैं। अब आइए समझते हैं कि हेल्दी सेल और कैंसरस सेल। मैंने आपको समझा दिया कि कैंसर सेल जो होता है, ये आप देख लीजिए डिफरेंस, कि ये आपको हेल्दी सेल दिखाई दे रहा है और ये आपको कैंसरस सेल दिखाई दे रहा है। अब कैंसर होता क्या है? तो कैंसर आपका एक डिजीज़ है, जिसमें कि जो एब्नॉर्मल सेल्स हैं, उनका ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाता है और ये दूसरे टिश्यूज़ की तरफ इन्वेड करने लगते हैं, और साथ ही साथ जो ऑर्गन्स होता है, बाकी के ऑर्गन्स को भी डैमेज करने का काम करने लगते हैं। सबसे पहले ये ट्यूमर बनता है और उसके बाद ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो न्यूज़ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आइए समझते हैं कि न्यूज़ में क्या-क्या हुआ है। अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएँगी। सबसे पहले जानते हैं कि नेक्स्ट CAR-19 क्या है? देखिए, इसको विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा और इसको सपोर्ट दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा। अब बता दें कि यह दुनिया का पहला ह्यूमनाइड CAR-T थेरेपी है, जो पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है, यानी मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ज़ाहिर-सी बात है, भारत मेडिकल टूरिज़्म तो है ही, और भी आगे इसमें पैसे कमाने का मौका मिलेगा भारत को, और साथ ही साथ कई लोग ठीक भी हो जाएँगे। तो देखिए, अब आइए समझते हैं कि CAR-T सेल थेरेपी होता क्या है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक लाइन में पूछ लेगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इसका कहलाता है। ये क्या है? तो यह एक पर्सनलाइज़्ड कैंसर उपचार है, जिसमें कि मरीज़ अपना टी सेल को जीन तकनीक से संशोधित कर लेता है, यानी मॉडिफ़ाई कर लेता है, ताकि जो कैंसर का सेल है, उसको पहचान कर वो नष्ट कर सके। मैंने आपको बेसिक्स में समझा दिया है। और फिर इन्हें मरीज़ के शरीर में वापस डाल दिया जाता है, एडिट करके फिर से शरीर में डाल देंगे, तो वो क्या करेगा? कैंसर सेल को ठीक करने का काम करेगा, यानी उनको किल कर देगा और वो सेल आपका फिर से नया जम जाएगा। अब यह थेरेपी अंतिम चरण के कैंसर रोगियों में भी प्रभावित साबित हुआ है। देखिए, 4th स्टेज कैंसर के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। विशेष रूप से एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में अच्छे परिणाम दिखे हैं। ये भी एक कैंसर का प्रकार है, जिसमें कि इसको यूज़ किया गया था और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। इसको लिविंग ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मरीज की अपनी कोशिकाओं से बनाता है। तो इस बात को भी याद कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था, जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट CAR-19 की विशेषता क्या है? तो ये भारत का पहला CAR-T सेल थेरेपी है, सस्ता है, सुलभ है जीन थेरेपी, जिसमें वैज्ञानिक गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा
बनी रहती है। वहीं अगर विदेशी सीएआरटी थेरेपी है, जहाँ कर लागत 3 से 5 करोड़ रुपए तक होता है, उसकी तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा, तो लोग बाहर से आएँगे यहाँ पर इलाज कराने के लिए और भारत का मेडिकल टूरिज़्म और ज़्यादा बूस्ट करेगा। चलिए अब न्यूज़ से संबंधित पिछले 1 साल के कुछ करंट अफेयर्स को जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए रशिया ने डेवलप किया है एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन और इनका बताना है कि ट्रायल में ये 100% इफेक्टिव रहा है। उसी तरह से पंकज धीर साहब का निधन हो गया है कैंसर की वजह से। वहीं कुछ ही दिन पहले मैंने आपको फेसबुक दवाई के बारे में बताया था। अब ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है। उसी तरह से नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है और अगर 4 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। दोनों की थीम सेम है, यूनिक यूनाइटेड बाय यूनिक आपको याद रखना है, चाहे आपसे नेशनल पूछे या फिर वर्ल्ड लेवल पर पूछे, दोनों के लिए थीम आप सेम रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जहाँ पर कर्नाटका भारत देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 दिन का अब पेड लीव हर महीने दिया जाएगा महिलाओं को और इस लीव का नाम है मेंस्ट्रुअल लीव और ये सभी वुमेन्स एम्प्लॉइज़ के लिए होगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रही हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। बता दें इससे पहले उड़ीसा और बिहार में भी सिमिलर पॉलिसीज़ लागू हैं, लेकिन वो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पर लागू होती है और केरला ने भी इसे लागू कर रखा है, लेकिन वो केवल अपने यूनिवर्सिटीज़ में लागू करके रखा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली सीरीज़ होता है हार्मोनल चेंजेज़ का, कहाँ पर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और ये फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट बन जाता है, यानी जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं और ये ब्लीडिंग के फॉर्म में शरीर से बाहर आता है यूट्रस के थ्रू। बात करें कि ये जो प्रक्रिया है, ये पुबर्टी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज़ पर जाकर खत्म होता है। आइए अब जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके न्यूज़ में रहे हैं। रिवाइज़ कीजिए, बोलता है कि कौन-सा राज्य पहला कंप्लीट विलेज लेवल एंटीक्विटीज़ सर्वे कराने वाला बन गया है, तो ये है कर्नाटका। वहीं एक ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल कर लिया गया है ताकि ट्रांस एक्टिविटी से संबंधित सारी चीज़ें यानी सबको बराबर अपॉर्च्युनिटी मिल सके, इसलिए इनको रखा गया है। ट्रांसजेंडर राइट की ये बात करेंगे, इनका नाम क्या है? अकाई पद्माशाली कर्नाटका से ही बिलॉन्ग करती हैं। उसी तरह से एपेडा ने यूके में 2 जीआई टैग्ड नींबू को भेजना चालू कर दिया है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडी एंड पुलिया-कुंडी लाइम्स। एक जो है इंडी पुलिया-कुंडी, जो इंडी लाइम्स है, ये कहाँ से बिलॉन्ग करता है? कर्नाटका से और यही पुलिया-कुंडी जो लाइम है, वो तमिलनाडु से बिलॉन्ग करता है। ये जीआई टैग है, याद कर लीजिएगा, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उसी तरह से एक नया ब्लड ग्रुप है, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है ये, जिसको कि क्रोमर इंडिया बैंगलोर यानी सीआरआईबी के नाम से जाना जाता है और बता दें ये कि 38 वर्षीय एक महिला थी, जो कि कोलार कर्नाटका में है, उसमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इनको याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में है। आपको मालूम होना चाहिए कि 6 बटरफ्लाइज़ की स्पीशीज़ जो कि लिंक करती है तिब्बत और इंडिया को। अब इसके बारे में न्यूज़ है, आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए तो 6 बटरफ्लाइज़ का स्पीशीज़ जो कि भारत में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये कहाँ देखा है? तो ये आपको सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। वहीं बात करें तो ये किसका पार्ट है? तो लिटिन कम्युनिटी कंज़र्व्ड एरिया के तहत सभी जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि ये चीज़ ट्रैप हो पाया है और ये कहाँ देखा गया है? तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सियांग डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश का एरिया की बात की जा रही है। अब अगर बात करें तो स्टडी से ये क्या पता चल पा रहा है, तो जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो तिब्बत और यारलंग सांगपो रिवर है और इंडिया का ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर है, इन दोनों के बीच में एक इकोलॉजिकल कनेक्शन है, इसलिए इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहा है। अब जो स्पीशीज़ डिस्कवर किए गए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, लिटिन ओनिक्स इसका नाम है, उसी तरह से तिब्बतन जंगल क्वीन है और तिबेटियन ड्यूक इनका नाम है। अब बाकी की जो 3 स्पीशीज़ ये हैं, जो कि लाओस, वियतनाम और साउथ ईस्ट तिब्बत में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं केवल, है ना? तो ये लेसर नोन स्पीशीज़ हैं, इनके बारे में आपको नहीं याद रखना है, आपको 3 नाम याद कर लेना है, लिटिन, तिबेटियन ड्यूक और एक जो है जंगल क्वीन, इनका नाम याद करना है आपको। उसी तरह से अगर इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखें, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये सियांग वैली और सियांग वैली में एक इकोलॉजिकल ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, सिनो हिमालयन और इंडो हिमालयन रीजन के बीच और ये दिखाता है कि जो ब्रह्मपुत्रा यांगलंग संगपो जो है एक इवोल्यूशनरी कॉरिडोर का काम कर रहा है स्पीशीज़ के माइग्रेशन के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सियांग वैली क्या है, तो मैंने बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश का बायोडाइवर्स रीजन है, वो आपको सियांग के नाम से जाना जाता है और यहाँ से सियांग नदी निकलती है, बहती है, इसीलिए जो है आपको यहाँ पर रखा गया है। अब ये देखिए, ये आपका हिमालयन का पार्ट। अब हिमालयन का पार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो आपका चाइना वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है सिनो हिमालयन और जो भारत का पार्ट है उसको बोला जाता है इंडो हिमालयन। तो इन्हीं दोनों के बीच में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का काम कर रहा है ये। अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसकी कैपिटल ईटानगर है और अगर बात करें तो गवर्नर का नाम है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक साहब हैं और सीएम का नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है नामदफा और दूसरे का नाम है मॉलिंग, ये आपको याद कर लेना है।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिर से न्यूज़ में है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट ने एक टेस्ट फायर किया है और ये न्यूक्लियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किए हैं। आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, यूनाइटेड स्टेट की एयर फोर्स ने लॉन्च किया है अनआर्म्ड माइन्यूट मैन 3। ये क्या है आपका? तो ये आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि हाल ही में यूनाइटेड एयर फोर्स ने या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक अनआर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। उसका नाम बताइए, तो आपको नाम याद रखना है। माइन्यूट मैन 3 इसका नाम है और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैलिफोर्निया से। आपको मालूम है कि जैसे-जैसे रशिया अपने आप को हर ट्रीटी से बाहर करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर भी न्यूक्लियर से संबंधित चीज़ें हैं अमेरिका और रशिया के बीच में, तो अब अमेरिका भी उससे पीछे नहीं हटने वाला है। अमेरिका भी अब अपनी टेस्टिंग जारी कर देगा। अब आइए जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स होते क्या हैं? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जब हम किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करते हैं, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ही आप समझते होंगे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में वारहेड को लेकर जाना पेलोड के थ्रू और वहाँ पर ब्लास्ट करना। तो जब हम लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाते हैं, तो ये आपको बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कि हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं पेलोड को ले जाने के लिए, और यहाँ पर जो पेलोड होता है, यानी कि जो बोझा लेकर जाना है, सामान बारूद लेकर जाना है, वो पेलोड कहलाता है। तो यहाँ पर हम हाई पेलोड को लेकर जाते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल को देखें, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पृथ्वी और अग्नि मिसाइल इंडिया के लिए। उसी तरह से अगर बात करें क्रूज़ मिसाइल की, तो क्रूज़ मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, जिसमें हम स्मॉल पेलोड रख के भेज सकते हैं टारगेट को चेज़ करने के लिए, और साथ ही साथ हम इसमें जेट इंजन्स का यूज़ करते हैं। और अगर इसके बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स को देखें, तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल याद रखना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है। वहीं अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस के, तो 2 प्रकार, एक फिज़न और दूसरा फ्यूज़न। जब छोटे-छोटे न्यूक्लियाई बड़े एटॉमिक न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, तो ये फ्यूज़न का प्रकार होता है, जो आपको सन पर देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से अगर फिज़न रिएक्शन की बात करें, तो जब छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई बड़े एटॉमिक न्यूक्लियाई छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई में टूटते हैं, तो इसे हम न्यूक्लियर फिज़न की प्रक्रिया कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि हवासोंग 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मोस्ट पावरफुल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस देश से संबंधित है? ये आपको नॉर्थ कोरिया से संबंधित है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि ब्योर-वेस्टनिक क्रूज़ मिसाइल किसके द्वारा अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है? तो ये रशिया के द्वारा टेस्ट किया गया है। वहीं पर आपको ये भी याद रखना है, ह्यून-मू 5 किससे संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये साउथ कोरिया से संबंधित है। वहीं कुछ ही दिन पहले रशिया ने खबारोस्क न्यूक्लियर सबमरीन जो है टेस्ट किया है, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो आइलैंड कंट्री को तो आराम से उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर अंगोला से संबंधित है। देखिए, हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं, वो अंगोला में अराइव कर गई हैं। देखिए, आइए अंगोला के बारे में जान लेते हैं। अंगोला जो है, हमारा और अंगोला का जो रिलेशन है, वो टोटल 40 साल का होने वाला है। इसीलिए प्रेसिडेंट विज़िट पर गई हुई हैं, और साथ ही साथ इंडिया जो है 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाला है अंगोला को, ताकि वो अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज़ कर सके। हालाँकि आपको मालूम होना चाहिए कि अंगोला ऑलरेडी जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर है पूरे अफ्रीका देश से। और अगर वहाँ पर नया ऑयल फ़ील्ड की डिस्कवरी की जाती है, तो आपको मालूम है कि हमारा खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड इन्हीं सब चीज़ों के लिए काम करता है। दूसरे देशों में वो जाकर तेलों का खोज करता है, और फिर वहाँ से हम सप्लाई करते हैं अपने देश में कच्चे तेल को, और यहाँ प्रोसेस करके फिर उसको बेचने का काम करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंगोला में काफ़ी अच्छा ऑयल फ़ील्ड मिलने के चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ इंडिया असिस्ट करता है अंगोला को फूड सिक्योरिटी के लिए भी। आपको मालूम है अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं गरीब है, जहाँ पर भूखमरी जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं। तो भारत चाहता है कि सारे देश आगे बढ़ें, और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए भारत इनको मदद करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैप में। तो मैप में आप देख लीजिए कि जो आपका अंगोला है, वो जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नामीबिया, और साथ ही साथ जो वेस्ट है, वहाँ पर अटलांटिक ओशन के साथ ये बॉर्डर बनाता है। बात करें इसके कैपिटल की, तो ये है लुआंडा, ठीक है? और अगर बात करें करेंसी की, तो क्वांजा यहाँ की करेंसी, और जाओ लोरेंसो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। आइए अब देख लेते हैं पुराने करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म को समझा देते हैं कि 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाला है। देखिए, 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का क्रेडिट फैसिलिटी है, जो कि किसी बैंक या फिर गवर्नमेंट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल या फिर दूसरे देश की सरकार को ये दिया जाता है। अब लेकिन आपको इसमें याद रखना है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने अगर ₹100 उधार लिया है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास अगर किसी ने ₹100 लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, लेकिन उसका खर्चा ₹50 का ही है, तो अंगोला ने अगर ₹50 खर्च किया,
तो जो उसका ब्याज दर है वो उसके ₹50 पे ही लगेगा। तो ₹50 पर जितना भी ब्याज दर से ये सेट हुआ होगा, अगर उसको ये दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो अब ये 50 और ये यहाँ पर 50 मिल के फिर से 100 हो जाएगा और जो इंटरेस्ट होगा वो तो देश के पास आएगा ही, क्योंकि वो देश दे रहा है तो कुछ तो मुनाफ़ा कमाएगा ही। तो यानी कि फिर से वो क्या कर सकता है, ये जो ₹100 है, फिर से ये ₹100 तक का लोन उठा सकता है। यानी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको मालूम है कुछ ही दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस एक न्यूज़ में था, जहाँ पर अफ्रीकन हाथी दिल्ली के ज़ू में मारे गए थे इस कारण से। अब इससे होता क्या है, तो हर्ट मसल्स में इन्फ्लेशन हो जाता है, जिसके कारण ये डेथ होता है। ये कैसा डिज़ीज़ है? ये ईएमसीवी एक वायरल डिज़ीज़ है जो जानवरों में होता है। वहीं अगर बात करें कि पहला अफ्रीकन अर्बन हीट समिट कहाँ हुआ, तो ये आपको सिएरा लियोन में हुआ, ये भी अफ्रीका का ही देश है। वहीं बात करें तो मोज़ाम्बिक में रोमोवा बेसिन में एलएनजी के रिज़र्व पाए गए हैं। इस बात को भी याद कर लीजिएगा, मोज़ाम्बिक से सवाल निश्चित बनेगा, क्योंकि एलएनजी का रिज़र्व आपको पाया गया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये लोग छत्तीसगढ़ के ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। अब उस ट्राइब का नाम क्या है और ये क्या करते हैं, ये मोर के पंख को अपने मतलब सर के ऊपर बाँधते हैं, ऐसे जैसे जैसे आपको देखा जाता है कि आप टोपी पहनते हैं, उसी तरह से ये लोग जो है मोर के पंख का ये टोपी पहनते हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब को भी ये पहनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ डे कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको 1 नवंबर को मनाया जाता है और जो 25वाँ साल चल रहा है, यानी कि ये सिल्वर जुबली है। अब बात करें तो रामनमी ट्राइब हैं, ये जो लोग मोदी जी को पहना रहे हैं, इनका नाम क्या है, रामनमी ट्राइब से ये बिलॉन्ग करते हैं और ये हिंदू सेक्ट के लोग हैं, जो कि भगवान राम की पूजा करते हैं और उनका शरीर में टैटू भी बनवाते हैं। और अगर बात करें तो वियर करते हैं पीकॉक फीदर हेडगियर, जैसा मैंने आपको दिखा दिया। अब इनका लोकेशन कहाँ पर है, तो महानदी के रिवर के अलोंग ये रहना पसंद करते हैं, और जो कि महाराष्ट्र और उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ होता है। बात करें कि जो रामनवमी समाज है, ये कब इमर्ज हुआ, तो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। और बता दें कि इसकी स्टार्ट जो करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम याद कर लीजिएगा, परशुराम भारद्वाज। 1890 के दशक में ये चालू किया गया था। अब आइए कुछ पुराने करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी का पहला ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-वितारा हंसलपुर, अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया। इस बात को याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस यानी सीसीसी कहाँ पर, कोलकाता में, ये आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट, कौन-सा जगह है, कौन-सा राज्य? तो जगह का नाम है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और अगर स्टेट की बात करें तो ये आपको असम है। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर शीतल देवी ने इतिहास बना दिया है। आपको बता दें कि जो शीतल देवी है, ये आर्चरी से संबंधित है। आपको बता दें कि ये पारा आर्चरी से संबंधित है। पारा आर्चरी का मतलब होता है कि ऐसे हमारे वीर एथलीट्स जिनके पास हाथ-पैर नहीं होते हुए भी इंडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे मेडल भी दिलाने का काम करते हैं, उनको हम पारा में इंक्लूड करते हैं। अब बात करें तो इनका जो रहन मतलब जहाँ ये रहने वाली हैं, ये जम्मू-कश्मीर की हैं और साथ ही साथ इनकी ट्रेनिंग कटरा में होती है और ये मात्र 18 साल की हैं। अब बता दें आपको कि ये पारा आर्चर हैं और ऑलरेडी ये वर्ल्ड कंपाउंड चैंपियन रह चुकी हैं। अब बता दें कि अब इनको शामिल कर लिया गया है, जिनका हाथ-पैर सही सलामत है और वो आर्चरी में खेलने जाएँगे, उनमें भारत के टीम में इनको शामिल कर लिया गया है, जब ये अब जेड्डा में होने वाले एशिया कप स्टेज 3 को रिप्रेज़ेंट करेंगे। आइए कुछ करंट अफेयर जो रिवाइज़ भी आपको करना ज़रूरी है आर्चरी से संबंधित। तो पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीता है और ये कहाँ आयोजित हो रहा था, तो ये साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा था। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक बताइए आर्चरी वर्ल्ड कप, जो कि ओबोनडले यूएसए में आयोजित किया जा रहा था, तो वहाँ पर चौथा जो है रैंक मिला है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप शंघाई में, वहाँ पर कितना मेडल भारत ने बैग किया है, तो ये 7 मेडल। वहीं आपको ज्योति सुरेखा वेनम जी का नाम याद रखना है, ये पहली इंडियन कंपाउंड वुमेन में आर्चर हैं, जिन्होंने एक मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में और ब्रोंज जीता है कहाँ पर, नानजिंग, चाइना में। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, ज्योति सुरेखा वेनम के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकल जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।